हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ पढ़ने वाले हैं। मैथ में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्याएं। मैथ का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इस चैप्टर में हम स्टार्टिंग से एकदम से पढ़ेंगे। पहले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में इसके उदाहरण लगाएंगे और अगर जो टाइम बचता है तो आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली के भी क्वेश्चन करेंगे। वीडियो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैनल पर क्लास 10th की तैयारी मैथ पूरी कराई जाएगी। इसके बाद में साइंस भी पढ़ाया जाएगा और भी सब्जेक्ट जितने हैं उनको भी पढ़ाया जाएगा। ये अगर आप हमारे चैनल से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना है तो लाइक भी कर सकते हैं आप लोग। हमारे पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले क्या पढ़ेंगे, कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ने हैं। जो बच्चे 9th में नहीं पढ़े हैं क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 9th का भी कवर करेंगे। ठीक है, 9th में जो टॉपिक जरूरत हुआ, जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना हुआ, अगर जो वहाँ पर 9th की चीज़ें यूज आ रही हैं तो उसको भी कवर करेंगे। अगर जो आपने 9th नहीं पढ़ा है तो भी ये लेक्चर देख करके आप क्लास 10th का मैथ इजीली पूरा सॉल्व कर सकते हैं और मैथ में 90+ मार्क लेकर के आ भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। बाकी आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर जो आपके भाई बहन हैं जो नवोदय, सीएचएस या सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल एडमिशन क्लासेज पर इन सब की तैयारी कराई जाती है। तो उनको तैयारी करना है तो जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर क्या है हमारा? पहला चैप्टर क्या नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। जितनी भी संख्याएं हैं उनके प्रकार को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए संख्याएं कितनी होती हैं। संख्याएं बहुत से प्रकार की होती हैं, लेकिन से जो इंपॉर्टेंट है पहले उनको हम कवर करेंगे। जैसे क्या होता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं आप लोग को मालूम है तो अच्छी बात है, रिवीजन कर लीजिए। जिनको नहीं मालूम है वो ध्यान से समझ लीजिए और याद कर लीजिएगा आप लोग। इनका आपका यूज क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, परिभाषा इसका लिखने को एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन से क्वेश्चन में इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग होगा। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या है जिनका प्रयोग क्या करते हैं हम वस्तु को गिनने में, किसमें? वस्तु को काउंट करने में, गिनने में करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक संख्याएं। जैसे अब आपको काउंट करना है, कितने चेयर काउंट करने हैं, कितने चेयर हैं तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके काउंट करेंगे ना। या फिर आपको और कोई वस्तु काउंट करना है तो क्या करेंगे 1 2 करके गिनते जाएंगे। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जिनका प्रयोग हम क्या करते हैं वस्तुओं को गिनने में करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया गया 1 2 3 4। ठीक है, ये सब संख्याएं क्या हो जाएंगी? हमारी प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। इसके बाद में अगला आता है क्या? पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में होल नंबर, जिसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जो हम क्या करें प्राकृतिक संख्या जो है 1 से लेकर के अनंत तक जा रही है, इसी में क्या करें जीरो सम्मिलित कर लें। ठीक है, जीरो को भी मिला लें तो क्या हो जाएगा? ये पूर्ण संख्या। देखिए अभी तक संख्या क्या थी? ये पूर्ण नहीं था। ठीक है, पूर्ण नहीं था, अगर जो इसमें जीरो सम्मिलित कर लिए तो ये पूरा हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएंगी। जैसे अगर जो वस्तु को काउंट करना है तो कोई वस्तु नहीं है तो क्या कहेंगे? जीरो वस्तु कहेंगे ना, कि कोई वस्तु नहीं है, जीरो आएगा ना। तो जीरो के बिना प्राकृतिक संख्या पूर्ण नहीं हो रही थी तो क्या किया गया? इसी में जीरो सम्मिलित कर लिया जाएगा, तो इसका नाम क्या बोल दिया गया? पूर्ण संख्या बोल दिया गया। तो देखते हैं इसके बाद में और जो संख्याएं हैं उनके बारे में समझते हैं। जैसे पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। पूर्णांक संख्याएं, तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? इनको बोलते हैं इंटीजर नंबर। ठीक है, ये कितने प्रकार की होती हैं? ये 2 प्रकार की होती हैं। एक क्या होता है? पॉजिटिव वाला होता है, और क्या होता है? एक निगेटिव होता है। ठीक है, पूर्णांक संख्या कितनी होती हैं? 2 होती हैं, एक धनात्मक और ऋणात्मक। अब देखिए इसको समझिए कैसे। अगर जो हम क्या करें पूर्ण संख्या, ठीक है, जो पूर्ण संख्या है उसी को धनात्मक और ऋणात्मक में लिखते हैं तो क्या आ जाएगा? हमारा पूर्णांक संख्या। कैसे इधर समझेंगे, समझ में आएगा एकदम अच्छे से। जैसे कितना लिखा गया था यहाँ पर लिखा गया है 0 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या पूर्ण संख्या। अगर जो इन्हीं को क्या करें 0 लिखा गया है 0, उसके बाद में लिखा गया 1, इसके बाद में लिखा गया 2, इसके बाद में 3, इन्हीं को क्या करें हम लोग माइनस में भी लिख दें, माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 2। ठीक है, ये भी अनंत तक जा सकती हैं इधर, और इधर भी अनंत तक ऐसे जा सकती हैं। तो इन्हीं को क्या कहेंगे हम लोग? पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। ठीक है, पूर्णांक संख्या में कितनी तरह की संख्या आएंगी? 2 तरह की आएंगी। एक तो इधर जो आ रहा है ये हो जाएगा हमारा ऋणात्मक यानी कि निगेटिव वाला, और इधर जो आ रहा है वो आ जाएगा हमारा क्या? धनात्मक। जीरो क्या होता है? ना ये तो ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है। आशा है बच्चों आपको ये भी संख्या समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। अब समझते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसको क्या करें हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत बार आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे आप लोग, यहाँ भी पढ़ेंगे आप लोग। तो क्या होता है परिमेय संख्या? ऐसी संख्या जिसे हम क्या करें P/Q के रूप में लिख सकें। जैसे मैंने लिख रहा क्या P/Q रूप
ठीक है। और इसमें क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन होना चाहिए, कंडीशन क्या होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जो क्यू जीरो के बराबर में आ जाएगा तो क्या करेंगे, इसको भाग देंगे तो अनंत तक जाएगा। जिसे एक में जीरो से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, जीरो नीचे नहीं आना चाहिए, तभी क्या हो जाएगा हमारा ये परिमेय संख्या हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल देखें, जैसे लिख दें मैंने 1/2। ठीक है, तो ये देखिए P/Q के रूप में है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। 3/5 तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार से लिख दिया मैंने 11/2 तो ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि ये P/Q के रूप में है। जल्दी से आप लोग बताएंगे एक क्या, एक परिमेय संख्या है या नहीं है। एक भी परिमेय संख्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके बटे में एक लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर जो लिखा मैंने 2 तो 2 को क्या कहेंगे, 2 भी के बटे में भी एक लिख सकते हैं, तो 2 भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। इसके बाद में कुछ अंडर रूट में रहते हैं, उनको भी हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे लिखा गया हो कितना, √4। ठीक है, √4 अगर जो लिखा गया है तो इसको हम अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो 2 को अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला हमने, परिमेय संख्या बोला, तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया होगा परिमेय संख्या क्या होगा। इसके बाद में एक छोटा सा और एग्जाम्पल छूट रहा है, उसको भी हम कवर कर लेते हैं यहीं पर कि जीरो। ठीक है, जीरो अगर जो दिया गया है ये परिमेय संख्या होता है या नहीं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर जो आप लोग सही बताएंगे तो मैं, ठीक है, अगर जो नहीं सही बताएंगे तो इसको मैं अगली क्लास में बता दूंगा। ठीक है, कि जीरो क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, बाकी इसके बाद में समझते हैं, चलिए हम लोग अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अगर जो आपको इसका स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट करते रहिएगा, नोट्स अच्छे से बनाते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम समय में आपका नोट्स ही काम करेगा, बाकी सब आप बुक इतने जल्दी में कवर नहीं कर सकते हैं, तो नोट्स बना करके जरूर रखिएगा। तो देखिए, चलिए समझते हैं हम लोग क्या अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। देखो, परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या कहते हैं। या फिर ऐसे कहते हैं जो संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती वो क्या होती हैं, हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कितना लिखा गया, √5, √7, √11, √13। ठीक है, इसके बाद में जितनी भी संख्याएं ये अंडर रूट में दी गई हैं क्या हो जाएंगी, हमारी अपरिमेय रूप में हो जाएंगी। जैसे मैंने लिख दिया √9, तो √9 को क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, तो √9 है ये क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय होगा, अपरिमेय नहीं होगा। ठीक है, अपरिमेय नहीं होगा ये। इसी प्रकार से और कोई भी संख्या लिख दें, 25 लिख दें, उसको भी बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा परिमेय होगा, ना कि अपरिमेय होगा। ठीक है बच्चों, बाकी मुझे समझ में, आपको समझ में आ चुका होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अगर जो आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो मैं बता रहा था क्या जीरो क्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, तो इसको भी बता दे रहा हूँ यहाँ यहीं पर मैं, जीरो। ठीक है, जीरो ये दिया गया है, इसको क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये P/Q के रूप में भी हो गया। उसके बाद में क्या होना चाहिए, P/Q के रूप में हो गया, और क्या होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, Q नॉट इक्वल टू, यानी कि Q जो दिया गया है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो जीरो के बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, जीरो जो हमारा होता है ये क्या होता है, जीरो भी हमारा क्या परिमेय संख्या होता है, क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। क्या रेशनल नंबर, जीरो होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम और समझेंगे और कुछ टॉपिक के बारे में, जैसे सम संख्याएं और विषम संख्याएं। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम होगा सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। जो संख्याएं क्या 2 से विभाजित हो जाएं उसे क्या कहते हैं हम लोग, सम कहते हैं। ठीक है, 2 से विभाजित होना चाहिए, 2 से विभाजित किस तरह से, पूर्णता विभाजित होनी चाहिए। उसके बाद में क्या होना चाहिए, विषम संख्या किसे कहते हैं, जो क्या हो 2 से पूर्णता विभाजित नहीं हो। ठीक है, 2 से पूर्णता विभाजित नहीं हो। ठीक है, पूर्णता विभाजित करने का मतलब, जैसे मैंने लिया 10। ठीक है, 10 को अगर जो 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये कट करके कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ शेषफल 0 आ रहा, तो ये पूर्णता विभाजित है। कहने का मतलब 2 से भाग देने पर अगर जो शेषफल आया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। अगर जो शेषफल नहीं आया तो क्या हो जाएगा, सम। अगर जो बड़ी बड़ी संख्याएं दी हों तो उनको कैसे समझेंगे कि वो सम संख्या या विषम संख्या, तो इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर जो कोई संख्या बड़ी सी लिखी गई हो उसके सम कैसे पहचानेंगे, अगर जो किसी संख्या के अंत में 0, ठीक है, 2, उसके बाद में 4, इसके बाद में 6, उसके बाद में कितना 8। ठीक है, किसी संख्या के अंत में इतनी संख्याएं दिख रही हैं, इकाई का अंक इतना दिख रहा है, 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा सम संख्या होगा। बाकी विषम में क्या होता है, विषम में क्या होता है बच्चों, विषम में होता है अगर जो 1 हो, 3 हो, उसके बाद में 5 हो, उसके बाद में 7 हो, ठीक है, और 9 हो। किसी संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 होंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा विषम संख्या हो जाएगा। बाकी विषम संख्या और सम संख्या भी समझ सकते होंगे आप लोग। इसके बाद में एक और टॉपिक बच रहा, 1-2 टॉपिक और बच रहा, उसको कवर करके बाद में हम लोग क्या आ जाएंगे, सीधे चैप्टर पे आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया क्या, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और सभाज्य संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इस पर स्टार लगा लीजिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं। इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन हैं इसी पर लगेंगे। ठीक है, इस प्रश्नावली के। तो देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्याएं क्या हों, स्वयं से विभाजित
हों, ठीक है, स्वयं से विभाजित हों, उसके बाद किसी और संख्या से विभाजित हों और एक से विभाजित हों, उन्हें क्या कहेंगे, हम भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 4, ठीक है, 4 2 से विभाजित हो जाएगा ना, 2 से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, 6 दिया गया है, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में स्वयं से विभाजित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में क्या, हम किसी संख्या से भाग दे सकते हैं और भाग देने पर शेषफल नहीं बचेगा। लेकिन अभाज्य संख्या में अगर जो हम किसी और संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। और इसका एक एग्जाम्पल और एक तरीका और से याद कर सकते हैं कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है, इनका गुणनखंड कर सकते हैं। भाज्य संख्या का क्या, हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, लेकिन अभाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड का नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं 2 को अगर जो कुछ और लिखना चाहूँ तो कुछ नहीं कर सकता, 3 को कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन से अगर जो यहीं 4 लिखा गया है, 4 लिखा गया है तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से लिखा गया कितना 9, तो 9 को कितना 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। बाकी लिखा गया 10, तो 10 को कितना लिख सकते हैं, 2 गुणे 5। बाकी इधर जितनी दी गई हैं अभाज्य संख्या, इनको हम तोड़ करके नहीं लिख सकते हैं। इनमें किसी और संख्या से भाग देंगे तो ये कटेंगे ही नहीं। जैसे कोई भी अंक उठा लीजिए, देखिए इसमें अगर जो हम 2 से भाग दें किसी में कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से देंगे किसी में नहीं कटेगा। ऐसी संख्याएं जो स्वयं और क्या हों, स्वयं के अतिरिक्त और किसी से विभाजित ना हो, उसे क्या कहेंगे, हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। बाकी चलिए समझते हैं सभाज्य संख्या। सभाज्य क्या होता है, सभाज्य संख्या मतलब नाम से ही पता चला, सभाज्य मतलब स्वयं से भाज्य, ठीक है, सा अभाज्य, ठीक है, सा अभाज्य मतलब स्वयं से अभाज्य रहें। जैसे क्या लिखा गया 5 और 7, ठीक है, 5 और 7 क्या है, ये सह अभाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या क्या होगा, अगर जो संख्या दिया गया कोई वो किसी से कट जाए, ठीक है, जैसे मैंने 2 लिया, इससे 2 भी कट जाए, इससे ये भी कट जाए, मैंने 5 लिया, 5 से ये भी कट जाए, ये भी कट जाए, तो क्या हो जाएगा, सभाज्य होंगे, सभाज्य होंगे। लेकिन से अगर जो ये एक ही संख्या से दोनों नहीं कट रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये सा अभाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सा अभाज्य हो जाएगा। अभाज्य में क्या होगा, अगर जो काटना चाहेंगे तो ये कटेंगे ही नहीं सेम संख्या से। ठीक है बच्चों, बाकी इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा गया, आपको समझ में भी आ गया होगा कि सभाज्य क्या कहते हैं, अभाज्य कहते हैं। अभाज्य में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, मैंने इसको फिर से रिपीट करना है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। जैसे लिखा गया 5 और 7, ये क्या है, सह अभाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसको अगर जो देखिए कोई एक संख्या उठाएंगे, जैसे मैंने उठा लिया 2, ठीक है, 2 से विभाजित करेंगे तो ये ना ये कटेगा ना ये कटेगा, ठीक है। अगर जो 5 से काटेंगे ये कट जाएगा लेकिन से ये नहीं कटेगा, 7 से काटेंगे ये कट जाएगा लेकिन से ये नहीं कटेगा। तो क्या होगा, अगर जो कोई ऐसा अंक उठाएं जिससे दोनों कट जाए तो क्या हो जाएगा, वो भाज्य हो जाएगा, सभाज्य होगा। जैसे मैंने लिख लिया 2 और 4, ठीक है, 2 4 किससे कट जाएंगे, दोनों 2 से कट जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सभाज्य हो जाएगा। कौन सा भाज्य होगा, सहभाज्य होगा। लेकिन से इसमें नहीं कट रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये सह अभाज्य हो जाएगा बच्चों। बाकी यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा आशा है। बाकी अब समझते हैं हम लोग, चलिए चैप्टर के बारे में। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में एक परिमेय दिया गया है, सबसे पहले उस परिमेय को हम लोग देखेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर एक परिमेय दिया गया, इसको अच्छे समझ लीजिए क्या है, बस इसको सॉल्व नहीं करना है, लगाना नहीं, आपको बस समझना क्या हो क्या रहा है इसमें। कह रहा प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है। ठीक है, कोई भाज्य संख्या है उसको अगर किसमें हम कर सकते हैं, अभाज्य संख्या के रूप में गुणनफल कर सकते हैं, उसका क्या कर सकते हैं, गुणनफल कर सकते हैं या गुणनखंडित किया जा सकता है। उसके बाद में अगला लाइन किया गया, तथा गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों आने वाली क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, इसको समझेंगे, पहली लाइन को समझते हैं सबसे पहले। प्रत्येक भाज्य संख्या, ठीक है, प्रत्येक भाज्य संख्या अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कितना है, जिससे हो गया 4, ठीक है, उसके बाद में कितना हो गया 8 हो गया, उसके बाद में कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है, 15 हो गया। ये सब संख्या क्या है, भाज्य संख्या हैं। इनको क्या कर सकते हैं, हम अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ सकते हैं। जैसे 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, और 2 क्या है, अभाज्य है, अभाज्य है। इसी प्रकार 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे में 2 गुणे में 2, ठीक है, तो ये भी अभाज्य हो जाएगा। इसी प्रकार से 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे में 3। तो देखिए 3 और 3 क्या है, अभाज्य हैं। तो कह रहा भाज्य संख्या को क्या हम कर सकते हैं, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में, ठीक है, गुणनखंडित कर सकते हैं। तो देखिए 3 और 3 के रूप में गुणनखंडित कर दिया, और 3 3 क्या है, अभाज्य हैं। इसी प्रकार 15 देख सकते हैं, 15 देख लीजिए कितना, 3 5 15, ठीक है, ये भी किसमें, अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में टूट गया बच्चों। तो क्या हुआ, पहली लाइन का मतलब कि प्रत्येक जो भी भाज्य संख्या है इसको हम क्या, अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तोड़ करके लिख सकते हैं। इसके बाद में कह रहा तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, तथा यह गुणन, ठीक है, यह गुणनखंड जो दिया गया गुणनखंड, ये भी गुणनखंड, ये भी गुणनखंड, ठीक है, ये आने वाले क्रम के बिना, ठीक है, इसका क्रम में इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, क्रम आप किस तरह से भी रख सकते हैं, चाहे 2 गुणे 2 लिखें, जैसे मैंने 4 लिखा है, ठीक है, 4 को क्या
2 गुणे 2 लिखेंगे या फिर आगे पीछे करके लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे 15 वाला एग्जाम्पल समझे, 15 किस तरह से लिखा गया, 3 गुणे 5, तो ये कितना हो जाएगा 15, और 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 3। तो देखिए इसमें क्रम का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, क्रम के बिना, ठीक है, लिखा क्या गया है, क्रम के बिना। यहाँ देखिए सबसे नोटेड पॉइंट क्या है, ये वाला, क्रम के बिना अद्वितीय होता है, ठीक है। अद्वितीय कहने का मतलब इकलौता, ठीक है, अकेला, क्या क्रम के बिना अद्वितीय हल होता है, ठीक है बच्चों, किस तरह से अद्वितीय हल होता है। तो समझ में आ गया होगा पहले परिमेय का मतलब कि कोई भाज्य संख्या है उसको हम अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं, उसके बाद में इसको क्रम बदल के भी लिख सकते हैं, वो क्या होगा, एक दूसरे से अद्वितीय होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग उदाहरण नंबर 1, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे, तीसरे क्वेश्चन पे आएंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला उदाहरण, इसको समझिए क्या कह रहा है, संख्याओं 4 की घात पर n पर विचार कीजिए, ठीक है, कौन सी संख्या, संख्या 4 की घात में n पर विचार कीजिए, जहां एक प्राकृतिक संख्या, जहां यहाँ n होना चाहिए, ठीक है, देख लेता है n शायद है, जहां n क्या हो, एक प्राकृतिक संख्या है, यहाँ लिखने में थोड़ा सा शायद छूट गया है, जहां n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद में जांच कीजिए कि क्या n का कोई भी ऐसा मान है जिस पर 4, जिसके लिए 4 की घात में n अंक 0 पर समाप्त होता है। इसमें करना क्या है, संख्या 4 की घात में n दिया गया है, इसको जांच करना है और बताना है कि ये 0 पर समाप्त कभी होगा या नहीं होगा। तो इसको कैसे समझेंगे, चलिए जानते हैं बच्चों। लिखा कितना गया है, 4 की घात में n, तो 4 की घात के n को किस तरह से लिख सकते हैं, इसके बारे में समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन को समझने से पहले पहले इसका देखिए, लगाने से पहले इसको समझेंगे कि समझ कैसे ये सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। जैसे लिखा गया है 4 की घात में n, ठीक है, 4 की घात में n क्या होता है, n जहाँ क्या है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, n फॉर नेचुरल नंबर, इस तरह से अनंत तक जा सकती हैं। अब इसमें क्या है, n जो दिया गया है 4 की घात में n कहने का मतलब 1 भी हो सकता है, 4 की घात में 2 भी हो सकता है, 4 की घात में कितना 3 भी हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। अब क्या कह रहा है, इसका जो मान होगा, ठीक है, मान होगा 4 की घात में 4 का मतलब 1 ही होगा, 4 की घात में 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, उसके 4 की घात में 3 का मतलब 4 चौका 16 चौका 64, ठीक है। इस तरह से नीचे भी जा सकते हैं। तो कह रहा क्या ये 0 पे समाप्त होगा कभी, तो देखिए क्या ये 0 पे समाप्त हुआ, नहीं समाप्त हुआ, ये भी 0 पे समाप्त हुआ, नहीं हुआ, मतलब कहने का ये 0 पर नहीं समाप्त होगा। समाप्त कब होगा, कौन सी संख्या 0 पे समाप्त होगी, इसके बारे में चर्चा करें। जैसे लिखा गया है 4 की घात में n, ठीक है, तो 0 पर संख्या कौन कौन सी समाप्त होती है, होता हमारा यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, 10 0 पे समाप्त हो जाता है, 20 समाप्त होता है, उसके बाद 30 समाप्त होता है, ठीक है, ये सब संख्याएं, 40 हमारा क्या होगा, 0 पे समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इनका गुणनखंड करेंगे किस तरह से होगा, देखिए इसका भी गुणनखंड आपको करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या होगा, ये 0 पे नहीं समाप्त हो रहे हैं, लेकिन से ये समाप्त होंगी, कैसे समाप्त होंगी, 2 गुणे 5 हो रहा है इसका गुणनखंड, ठीक है। इसका गुणनखंड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 गुणे में 2, उसके बाद गुणे में कितना 5 होगा। इसके बाद में 30 का गुणनखंड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 गुणे, 1 मिनट रुकिए, 3 दहामा 30 होता है, यानी कि 3 गुणे कितना हो जाएगा, 2, 3 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। इसके बाद में 40 को भी इसी तरह से लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, 2 दुनाए 4 हो गया, उसके बाद में 4 दुनाए 8, उसके बाद में 8 पंचे 40, ठीक है। ये सब संख्याएं 0 पे समाप्त हो रही हैं, मैंने इनका गुणनखंड कर लिया। अगर जो 0 में समाप्त हो रही है तो इसमें आप लोग एक चीज़ अच्छे से देख रहेंगे, क्या इसमें गुणनखंड कितना आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है, इसमें भी 2 और 5 आ रहा है, इसमें भी 2 और 5 आ रहा है, इसमें भी 2 5 आ रहा है। कहने का मतलब कोई संख्या 0 पर कब समाप्त होगी, जब उसका गुणनखंड कितना हो, 2 और 5, उसका अभाज्य गुणनखंड करें तो उसमें 2 और 5 मूल रूप से मिलने चाहिए। जैसे मैं 4 का गुणनखंड करूंगा तो 2 2 मिलेंगे, 5 मिलेगा नहीं, इसको भी करेंगे तो 2 2 केवल मिलेगा, इस पर भी करेंगे तो 2 2 केवल मिलेगा। तो क्या हो रहा है, ये 0 पर नहीं समाप्त होंगे। समझ में आया बच्चों। अब क्यों नहीं समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि इनका जो दिया गया अंत 0 नहीं दिया गया है। समाप्त कौन होगा, जिसका गुणनखंड 2 और 5 होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको आप लोग लिखेंगे कैसे, इसके बारे में चलिए जान लेते हैं, ठीक है, कैसे लिखेंगे कि ये संख्या 0 पे समाप्त हो गई। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ, उस पर समझते हैं हम लोग। लिखो यहाँ 4 की घात में n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है, ऐसे लिख देना। इसके बाद में आगे क्यों नहीं होगी, इसका रीजन भी देख सकते हैं हम लोग। संख्या 0 पर, कोई संख्या 0 पे समाप्त कब होती है, जिसका गुणनखंड कितना हो, 2 और 5 हो। लिखेंगे क्या, कोई संख्या 0, कोई संख्या, ऐसे लिखिए, कोई संख्या, कोई संख्या 0 पर
तब समाप्त होगी, तब समाप्त होगी। ठीक है, कब समाप्त होगी इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। तब समाप्त होगी जब, ठीक है, जब उसका अभाज्य गुणनखंड में, उसके अभाज्य गुणनखंड में, उसके, ध्यान से लिखिएगा आप लोग, अभाज्य गुणनखंड में, गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में कितना 2,5, 2, कितना 5, 1 मिनट रुकिए, कितना होना चाहिए 2,5 होगा। ठीक है, कब समाप्त होगी जब वो 2 और 5 पे समाप्त होगा। ठीक है, उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होगा तो क्या होगा, वो 0 पे समाप्त हो जाएगा। लेकिन लिखिए, लेकिन हो क्या रहा है, जो दिया गया है 4 के घात में n, इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 2, इसके बाद में इसके घात में n, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर n कर दीजिए ऐसे। इसके बाद में देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं, 2 के घात में n, इंटू में क्या है 2 के घात में n। तो देखिए इसमें 5 नहीं आ रहा, इसलिए क्या होगा, ये 0 पे नहीं समाप्त होगा। लेकिन क्या हो रहा, संख्या 4 के घात में इतना और इतना दिख रहे हैं, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इसलिए क्या लिख देना, फिर से लिख देना, इसलिए 4 की घात में n जो संख्या दी गई है 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बाकी यहाँ पर जो ये बताया गया है ये रफ कार्य समझाने के लिए किया गया है। ठीक है बच्चों, मुझे पूरा आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बाकी इसी तरह का एक क्वेश्चन प्रश्नावली में है, जब प्रश्नावली सॉल्व करेंगे तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। बाकी देखिए उदाहरण नंबर 2 और बताइए इसका क्या आंसर होगा। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ क्या होगा इसका आंसर। कह रहा संख्याओं 2 और 20 की अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है, इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF मतलब क्या होता है मासा, और LCM मतलब क्या होता है लासा। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे 6 लिखा गया है तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। कितना 6 है, 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 गुणे 3 होगा, 2 3 6 होता है। उसके बाद 20 है, 20 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 दूना 4, उसके बाद 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। ठीक है बच्चों, अगर जो गुणनखंड करना नहीं आता तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कैसे करेंगे आप लोग गुणनखंड। जैसे लिखा गया 6, ठीक है, कितना लिखा गया है 6 लिखा गया है, तो क्या करेंगे, पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटेंगे। ठीक है, सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या कितना 2 है, उसके बाद 3, उसके बाद 5 7। ठीक है, अगर जो 2 से कटा तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद में अगली संख्या ट्राई करेंगे, 3 ट्राई करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 6 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 3 6, उसके बाद 3 से काटेंगे तो 3 1 3, ये कट जाएगा। तो कितना आ रहा है 2 और 3, तो मैंने क्या लिखा है यहीं पर लिख दिया 2 और 3, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसके बाद कितना है 20 है, कितना है 20 है। ठीक है, तो 20 का भी इसी तरह से गुणनखंड कर देंगे। देखिए 20 किससे कटेगा, ये तो 4 से कटेगा, 5 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। तो किससे सबसे पहले हम काटेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, 2 से काटेंगे। 4 से भी कट जाएगा, लेकिन 4 क्या है, 4 ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो 4 से हम इसमें कोशिश ही नहीं करेंगे काटने का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 10 बार में कटेगा। इसके बाद फिर से 2 से काटेंगे तो कितने 5 बार में कट जाएगा। इसके बाद 5 से काटेंगे तो कितनी 1 बार में कट जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 2 2 और 5। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 2 2 5 मैंने लिख दिया। अब याद क्या करना है, ठीक है, इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो और किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 कितने 1 2 बार आ रहा तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात में 2 और घात में गुणे में कितना 5। इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 की घात में 2 और गुणे में 5। और 6 को इस तरह से लिख सकते हैं, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, इसे 2 और गुणे में कितना 3 है। अब निकालना क्या है, निकालना हमें HCF निकालना, HCF निकालना है। किसका निकालना है, निकालना है 6 और किसका 20 का निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं 6 और 20 का HCF किया हो। HCF में क्या करेंगे, जो दिया रहेगा कॉमन, ठीक है, जो उभयनिष्ठ होगा उसको देखेंगे। ठीक है, कॉमन कौन है, इसमें 2 कॉमन है। ठीक है, 2 कॉमन है, और कॉमन जो रहेगा उसमें छोटी घात, कौन सी घात, छोटी घात, छोटी घात लेंगे। ठीक है, जैसे इसमें से कॉमन कितना है 2 है, और इस पर कितना घात है, केवल 1 घात दिया गया है, तो कितना हो जाएगा 2 की घात में 1, इसका HCF हो जाएगा। 2 की घात 1 कहने का मतलब कितना 2, तो पहला आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से इसका HCF निकाला जाएगा। इसके बाद निकालना क्या, LCM निकालना, LCM। ठीक है, LCM किसका निकालना, हमें निकालना है 20 6 और 20 का, 6 और 20 का। तो LCM में क्या करेंगे, LCM में हम क्या करते हैं, LCM में जो कॉमन होता है उसकी बड़ी घात। ठीक है, कॉमन में क्या बड़ी घात, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या बड़ी घात। कॉमन क्या है 2 है, इसमें बड़ी घात कितना है 2 की घात में 2। उसके बाद कितना, जो कॉमन नहीं रहेगा उसको भी लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 3 कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे गुणा करके इसे।
इसके बाद में 5 भी कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 5 को गुणे में ऐसे लिख देंगे हम लोग। बाकी इसका गुणा कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए इसका गुणा करेंगे, 2 का गुणा 2 में कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर कहने का मतलब कितना, 2 गुणे 2, 2 स्क्वायर कहने का मतलब 2 गुणे में 2। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 दूना 4, पंचे 20, तियाँ 60। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12, पंचे 60 कह सकते हैं या। तो इसमें कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 60। यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। आशा है बच्चों आपको दूसरा उदाहरण एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बाकी इसके बाद में देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ठीक है, उदाहरण नंबर 3। ठीक है, देखिए उदाहरण नंबर 3, और इसको बताइए आप लोग सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। अगर जो कर सकते हैं तो करिए, अगर जो नहीं कर सकते हैं तो मैं बता रहा हूँ। क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। किसका एचसीएफ ज्ञात करना है, 96 का और 104 का। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे कितना हम लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 96। इसका अभाज्य गुणनखंड करके लिख देंगे, उसके बाद कितना 404 है। ठीक है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करके लिखेंगे। तो मैं एक नेक्स्ट पेज पे कर ले रहा हूँ, कितना 96 है इसका अभाज्य गुणनखंड। देखिए काटेंगे, किससे कटेगा, ये 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, उसके बाद 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, ये 24 बार में कट जाएगा, 24 दुना 48। फिर से 2 से काटेंगे तो कितना 12 बार में कट जाएगा। इसके बाद में क्या करेंगे, फिर से काटेंगे इसको तो कितने बार में, 6 बार में कटेगा। फिर से काटेंगे कितना, 3 बार में कटेगा, और 3 से काटेंगे तो 1 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, कितना 1 2 3, उसके बाद 4 5। ठीक है, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 2 की घात में 5, और कितना आ रहा बच रहा, कितना 3 बच रहा। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 2 की घात में 5 और कितना हो गया, गुणे में 3। ठीक है, यही आया ना, एक बार देख लीजिए कितना आया, 2 की घात में 5 गुणे में 3। इसके बाद में कितना दिया गया, 404। ठीक है, तो 404 का भी हम लोग गुणनखंड करेंगे। मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ 404 का, 404। देखिए 2 से कटेगा, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 0, उसके बाद 2। फिर से काटेंगे, किससे, 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 1 2, उसके बाद 0, उसके बाद 1। ठीक है, अब देखिए ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा या नहीं। 3 से अगर जो कट गया तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद में मुझे नहीं लगता किसी से ये कटेगा। ठीक है, कितना लिखा गया, 101। 3 से काटेंगे कितना, इसका योग कितना आ रहा है, 2 आ रहा, तो ये 3 से कभी नहीं कटेगा। ठीक है बच्चों, क्या ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। उसके अंदर 4 5 आगे भी चेक करते जाएंगे तो ये किसी से नहीं कटेगा, केवल कटेगा ये किससे, 111 से। 111 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो किससे कटेगा, ये केवल उसी से कटेगा। तो देखिए ये इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं कितना, 2 की घात में 2, उसके बाद गुणे में 111, कितना 111। लिख दीजिए कितना है, 404, तो 2 की घात में 2, उसके बाद गुणे में कितना है, 111। अब क्या करना हमें, इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो है, एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, जो कामन है उसमें छोटी घात, कामन कौन दिख रहा है, कामन दिख रहा है हमारा 2, उसमें छोटी घात कौन सी है, 2 की घात में 2, तो 2 की घात में 2 इसका आंसर हो जाएगा। 2 की घात 2 को लिख सकते हैं कितना, 4। तो पहला एचसीएफ जो निकालना था हमारा इतना हो जाएगा। इसके बाद में कह रहा और फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ एचसीएफ और एलसीएम डायरेक्ट का होता तो हम इस तरह से जो दिया गया था लगा सकते थे, जैसे यहाँ पर बताया गया एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। ठीक है, तो मैंने ऐसे डायरेक्ट निकाल दिया, लेकिन कह रहा पहले एचसीएफ निकालिए। ठीक है, पहले एचसीएफ निकालिए, उसके बाद में एलसीएम निकालिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जो फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में लासा गुणे मासा, उसको लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। हमारा फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या को मैं रोमन अंक में फर्स्ट बना दे रहा हूँ, गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, बराबर में क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम या लासा कह सकते हैं आप लोग। उसके बाद गुणे क्या होता है, एचसीएफ, एचसीएफ। पहली संख्या और दूसरी संख्या लिख दीजिए। पहली संख्या कितना 96, उसके बाद में 404, कितना है 96 है ये पहली संख्या, और दूसरी संख्या कितना है 404। उसके बाद में एलसीएम जो है ज्ञात करना, क्या करना, एलसीएम को हमें ज्ञात करना है, तो ऐसे ही रहने देंगे। और एचसीएफ का मान कितना आया है, एचसीएफ का मान पीछे देख सकते हैं कितना है, 4 आया है, तो लिख देंगे कितना 4 यहाँ पर। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो एलसीएम और एचसीएफ आपस में गुणे में है, इधर आएगा 4 तो क्या हो जाएगा, भाग में होगा, तो कितना होगा 96 गुणे में 404, उसके बाद में कितना हो जाएगा, बटे में हमारा 4। ठीक है, अब देखिए 4 से इसको काट देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 4 से काटेंगे तो 101 बार में कट जाएगा। इसको मैंने काट दिया था। ठीक है, तो बचेगा कितना 96, उसके बाद गुणे में कितना 101। यहाँ पर क्या चल रहा है, इसके बराबर में यहाँ बच रहा है एलसीएम, बच रहा है एलसीएम। ठीक है, और यहाँ भी बच रहा कितना एलसीएम, एलसीएम। सॉरी यहाँ पर मैंने 96 लिख दिया, 99 लिख दिया 96 की जगह पर, तो कितना होगा यहाँ पर 96 होगा।
अब क्या करिए, दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए। कितना, 96 का गुणा 101 में, ठीक है। गुणा करेंगे 96 का 101 में तो कितना आएगा, मैं गुणा करके लिख दे रहा हूँ, आप लोग गुणा कर लीजिएगा कापी पेन में, ठीक है। 101 गुणे में 96, तो ये कितना आएगा, 96 96 कितना आएगा, ये आएगा 96 और 96, ठीक है। क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा। किसका एलसीएम आया है, ये आया है जो दिया गया संख्या था हमारा, कितना दिया गया था 96 और 404 का, यही एलसीएम होगा, ठीक है बच्चों। आशा है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसके बाद में हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 3 तो हो गया, उसके बाद में देखेंगे चौथा उदाहरण, ठीक है। देखिए चौथा उदाहरण, इसमें क्या कह रहा है, संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, ज्ञात करने में हमारा कोई थोड़ी ना दिक्कत है। कितना कितना संख्या दिया गया है, 96 दिया गया है, उसके बाद में कितना दिया गया है, 96 नहीं 6 दिया गया है, 72 दिया गया है, 120। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 6, उसके बाद में 6 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 72, उसके बाद में उसका भी करेंगे, तो 6 का कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, मैंने कर दिया। इसके बाद में कितना 96 है, 96 नहीं 72, 96 पता नहीं क्यों याद आ रहा, 72, ठीक है। 72 का गुणनखंड मैं नेक्स्ट पेज पे कर ले रहा हूँ, आप लोग भी देखिए 72, ठीक है। 72 किससे कटेगा, काटेंगे 2 से कटेगा, तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, उसके बाद में कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12, 36 दूना 72, फिर से देखिए किससे कटेगा, ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा, तो कितना हो जाएगा, ये 18 दूना 36, फिर से काटेंगे तो देखिए 2 से कटेगा, तो ये कितने बार में, 9 बार में कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9, फिर से 3 से कटेगा, ये 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और फिर से 3 से जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 3, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसका। देखिए कितना है, 36 दूना 72, उसके बाद 18 दूना 36, 9 दूना 18, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, 2 2 2, उसके बाद 3, कहने का मतलब कितना, 2 के घात में 3, उसके बाद 3 के घात में कितना 2, ये आया है किसका, हमारा है 72 का, 2 के घात में 3, उसके बाद 3 के घात में 2, यही है ना बच्चों, यही है, हाँ बिल्कुल है। इसके बाद में कितना दिया गया है, हमारा दिया गया है 120, ठीक है। 120 का हमें एचसीएफ क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, लिखेंगे कितना 120, और इसका भी करेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड। तो मैं कर रहा हूँ, देखिए आप लोग, 2 से काटेंगे 60 में कटेगा, फिर से 2 से काटेंगे तो कितना, 2 से कटेगा 30 बार में, ठीक है। उसके बाद में कितना करेंगे, फिर से 2 से काटेंगे तो कितना, ये 15 बार में कट जाएगा, फिर से काटेंगे इसको कितना, ये कटेगा 3 से 5 बार में, और फिर से काटेंगे 5 से तो कितना, 1 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। 5 1 5 नीचे हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इसको करना था। बाकी अब इसका क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे, जैसे लिखा गया कितना 2, ठीक है, कितना 1 2 3, ठीक है, कितना लिखा गया 2 के घात में 3, उसका अन्य गुणन कितना है 3, उसका अन्य गुणन कितना है 5 है। तो 120 को क्या लिख सकते हैं, 2 के घात में 3, उसके बाद कितना 3 के घात में 2 और 5, 3 के घात में 2 नहीं है, 3 अकेला है, तो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखिए कितना लिखना है हमें, 120 लिखना है, 120। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया है, 2 के घात में 3, 2 के घात में 3, उसके बाद कितना 3, और उसके बाद कितना 5 है। ये हो गया हमारा जो संख्या दिया गया था, मैंने इसको लिख लिया। अब क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड हो गया सबका, अब ज्ञात करना हमें एचसीएफ, ठीक है, क्या ज्ञात करना, एचसीएफ। किसका किसका एचसीएफ ज्ञात करना है, हमें 6 का ज्ञात करना है, 72 का ज्ञात करना है, और 120 का ज्ञात करना है। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसमें से छोटी घात ले लेते हैं। कॉमन क्या है, इसमें 2 है, और सबसे छोटी घात 3 3 3, और इसमें घात कितना दिया गया 1, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2। इसका बाद फिर से देखेंगे 3 यहाँ पर दिया गया है, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, इसमें छोटी घात कितना है, 3 के घात में 1, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, 2 3 6, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा बच्चों। बाकी ज्ञात करना एलसीएम, ठीक है, क्या ज्ञात करना एलसीएम, किसका किसका एलसीएम ज्ञात करना है, 6 72 और कितना 120 का, 6 72 120 का। तो देखिए कितना कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, जो कॉमन है उसमें बड़ी घात ली जाएगी, कॉमन 2 है हमारा है पहले वाले में, तो कितना है इसमें बड़ी घात कितना है, 2 के घात में 3, तो 2 के घात में 3 लिख देंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद 3 देखिए 3 3 कॉमन दिख रहा है, इसमें बड़ी घात कितना है 2 है, तो लिख देंगे कितना 3 के घात में 2। उसके अंदर 5 कहीं नहीं दिख रहा, तो कॉमन नहीं है, तो भी इसको हम लिख देंगे ऐसे। बाकी इसका क्या करना है, आपको गुणा करके लिख देना है। तो गुणा करते हैं, चलिए देखते हैं कितना आएगा, उसके बाद लिख देंगे इसको भी हम लोग, आंसर आ जाएगा हमारा आसानी से। जैसे लिखा गया है 2 दूनाएँ 4 दूनाएँ 8 हो जाएगा ये, उसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ 3 त्रिका 9 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 5 अकेला है। देखिए 9 गुणे 8 गुणे 5 करना है, तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, और 40 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 चौका कितना हो जाएगा
36 हो जाएगा। आई थिंक इसका आंसर कितना होना चाहिए, 360। ठीक है, इन सब का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हम ऊपर लिख देना कितना, 360। 9 पच्ची 8 पंचे 40। ठीक है, 40 का गुणा किस में करना है, 9 में करना है। 9 चौका 36, 360 बिल्कुल सही है। तो क्या आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 360 आएगा। यहाँ पर मैंने ऊपर लिख दिया, नीचे ना जगह होने के कारण यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, कितना आंसर आया, यही 360 इसका आंसर आया है। ये क्या है, हमारा एलसीएम आया है। ठीक है, एलसीएम यहाँ पर मैंने निकाला और एलसीएम क्या यहाँ पर आ गया। तो आशा है बच्चों आपको चौथा उदाहरण भी समझ में आ गया होगा। अगर जो उदाहरण मैंने समझा दिया आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर आ रहे हैं पहली बार तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 10th की पूरी पढ़ाई कराई जाएगी। यदि आप क्लास 11th 12th या फिर क्लास 9th में हैं तो आप तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जो बच्चे इस क्लास को शुरू से आखिरी तक देखे हैं, आप एक बार हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। उसके बाद में आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन क्या है कि जितने भी क्वेश्चन लगाए गए हैं, सॉल्व कराए गए हैं, इसी को आप लोग फिर से रिवीजन करेंगे। ठीक है, नोट्स बनाएंगे और रिवीजन करेंगे। और अगर जो प्रश्नावली का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है तो आप सॉल्व करिएगा। अगर जो नहीं सॉल्व होगा तो मैं सारे क्वेश्चन अगली क्लास में सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।